तो आप लोगों का योर लॉजिक विल बी more clear and you'll be able to remember those questions for future. Okay, so like हमें आज अभी क्या डिस्कस करना था अबाउट सो पहले ये बताइए सब एरेज के बारे में थोड़ा सा ऊपर ऊपर देखना है या फिर मैट्रिक्स शुरू कर दे 2D एरेज. मैम प्लीज डिस्कस सब एरे. ओके ओके फाइन. So I'm sharing my screen. Wait a second. Is my screen visible? Yes ma'am. Yeah. So basically we'll see कि सब array what is sub array. किसी को पता है सब array का मतलब क्या है? Like if we have an array name ARR. Okay. So how many subarrays will be there of this of this particular array? कोई बता सकता है? इस एरे का मतलब होता है कि इसमें बहुत सारे एलिमेंट होंगे. नंबर ऑफ एलिमेंट हो सकते हैं उस एरे में. और केवल इतने नहीं होंगे ना? कौन कौन से होंगे सब एरेज ये बता सकते हो? मैम 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 2 3 2 3 4 2 3 4 5 then 1 2 1 2 3 3 4 3 4 5 3 5 2 5 1 5. नो नाउ बेसिकली यही मैं देखना चाह रही थी. अभी आपने बोला 2 5. You said 2 5. Yes ma'am. So this is not a subarray. Subarray क्या होता है basically? Subarray is basically continuous. Means we cannot break in between. Okay, like continuous elements हम ले सकते हैं. Okay, या तो individual elements होंगे हमारे सब एरेज, हम इंडिविजुअल एलिमेंट्स को ले सकते हैं या फिर द कॉन्टिन्यूअस वंस लाइक 1 2 1 2 3 1 2 3 4. समझ आया है? यस मैम. Yes ma'am. सब एरेज इज बेसिकली कॉन्टिन्यूअस एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे. ठीक है, जितने भी कॉन्टिन्यूअस एलिमेंट्स के जितने भी हमारे कॉम्बिनेशंस बनेंगे दोज आर दी सब एरेज ऑफ दिस पर्टिकुलर एरे. ठीक है, और जो अभी आप बोल रहे थे जैसे बहुत सारे सेट्स बन सकते हैं हमारे 1,3 एक ये बन सकता है, और या फिर जो कॉन्टिन्यूअस नहीं है बेसिकली 1 5 4, तो दीज आर कॉल्ड सबसीक्वेंसेस. इनको क्या बोलेंगे हम? सबसीक्वेंस है ये. मतलब अगर बहुत सारे क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन सबसीक्वेंस. जब हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं ना, सो सबसीक्वेंस का सबसे ज्यादा यूज वहीं पर है. जो ये वर्ड मैंने यूज किया है सबसीक्वेंस, इसके क्वेश्चन सबसे ज्यादा ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन रिलेटेड टू सबसीक्वेंस इज इन डायनेमिक प्रोग्रामिंग. समझ आ रहा है? यस मैम. है ना? तो अभी हम इस टाइम पर सबसीक्वेंस में ज्यादा डीपली नहीं जा सकते, बट हमें बस इन दोनों वर्ड्स के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए. ठीक है, इन दोनों वर्ड्स के बीच में क्या डिफरेंस है कौन बताएगा? आप सब एरे एंड सबसीक्वेंस. Ma'am, subarray subarray has contiguous allocation and subsequence has random. मीन्स जितने भी सेट्स बन सकते, जितने भी एलिमेंट्स के हमारे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं दोज विल बी सबसीक्वेंस. बट जो केवल जो कॉन्टिन्यूअस है मीन्स मतलब वी कैन नॉट ब्रेक दैट एरे इन बिटवीन, और कोई ऐसे रैंडम हम नहीं ले सकते, केवल कॉन्टिन्यूअस ले सकते हैं, उनको हम सब एरे बोलते हैं. ठीक है, ये हमेशा याद रखना है. ये दो टर्म्स में कभी भी वो मत करना, कंफ्यूजन क्रिएट. ठीक है, ओके. सो हमारा सब एरे बेसिकली, इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ही आता है एरे में. बहुत सारे आते हैं वैसे. कडेन्स एल्गोरिथम सुना है किसी ने? Yes ma'am. So it is purely based on sub array, concept of sub array. Okay, so cadence algorithm के बारे में अभी जिसने भी बोला, I think श्रेयांश ने बोला था. So what is the problem statement of cadence algorithm? Why do we use that? Ma'am, basically
मैम जो मैंने क्वेश्चन किया था उसमें तो सेपरेशन करना था, आई मीन जो कॉन्टिन्यूअस एलिमेंट्स थे उनको सेपरेट, उनके सम को निकालना था। Okay, so basically like if we have an array, कोई भी array बताओ। यस मैम, याद आ गया वो क्वेश्चन। मैम एक्चुअली उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स दोनों थे, और पॉजिटिव सब एरे का सम निकालना था। नहीं, पॉजिटिव सब एरे का नहीं, मैं बताती हूँ। कडेन्स एल्गोरिथम सेज दैट मैंने कोई भी एरे ले ली एक्स वाई जी, मतलब बेसिकली कुछ भी ले सकते हो तुम लोग जिसमें नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स दोनों हो, है कि नहीं? ठीक है, अब इसमें अब सब एरे इस पर डिपेंड है। ये वाला क्वेश्चन कौन सा करा रही हूँ, पहले लिख देती हूँ नेम, कडेन्स एल्गोरिथम। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं इन इंटरव्यूज। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन एरेज। अगर हम एरेज पढ़ते हैं तो इसमें दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम। ओके, ठीक है, तो इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आपको मिल सकते हैं, कोई इंटरव्यूअर भी आपसे पूछ सकता है सामने से। तो कडेन्स एल्गोरिथम की सबसे पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखेंगे, होती क्या है कडेन्स एल्गोरिथम। वो ये पूछती है कडेन्स, ये जो हमने एरे लिखी है ना ऊपर, इसमें ऐसी कौन सी लाइक सब एरे है जिसका मैक्सिमम सम है। समझ रहे हो? So we will be able to find the maximum sum of contiguous sum of sub array, means maximum sum हम of sub array निकालेंगे। इसमें कोई ऐसी सब array जिसका maximum sum हो, तो हमें ये चीज निकालनी है, maximum sum find out करना है। Are you understanding or not? यस मैम। अब कोई मुझे बताओ कि क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या समझाई है मैंने, व्हाट दिस क्वेश्चन इज आस्किंग फ्रॉम अस। Ma'am, in this question we have to find the maximum sub-array sum. यस, कोई ऐसी सब एरे और उसका जिसका सम इस एक्चुअली इस एरे में बहुत सारी सब एरेज बन सकती है, वो हमें पता है। सब एरे एक इंडिविजुअल एलिमेंट भी हो सकता है ना, और पेयर्स भी हो सकते हैं सबके, है ना। तो हमें मैक्सिमम सम निकालना है किसी सब एरे का, जो मतलब कोई ऐसी सब एरे जिसका मैक्सिमम सम है। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे? किसी के पास कोई लॉजिक? इफ एनीवन हैज द लॉजिक। ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स कैसे यूज करेंगे बताओ, लॉजिक बताओ, एल्गोरिदम बताओ पूरी। मैम एक मैक्सिमम सम वेरिएबल हम लोग रखेंगे, ठीक है, और उसके बाद हर एक एलिमेंट से स्टार्ट करके और उसके मतलब आगे तक लास्ट जितने भी एलिमेंट हैं सबका सम Okay. फाइंड करते जाएंगे और अपने मैक्सिमम को अपडेट करते जाएंगे। हम अगर- बस एक ही वेरिएबल ले रहे हैं मैक्सिमम नाम से। Yes, ma'am. But what happens in Cadena algorithm? We take two variables like current sum and maximum sum. Okay. And if our current sum is greater than maximum, then we directly update the maximum sum. So this is the correct logic. अब मैं एक बार डिस्कस कर लेती हूँ ताकि सबको समझ में आएगा। ठीक है, समझ में आया जो बोला अमित ने अभी? यस मैम। ठीक है, we will like update, we will take two variables। हम लोग two variables लेंगे, एक तो करंट सम के नेम से। ठीक है, सबको पता होना चाहिए कि अगर हम कोई भी वेरिएबल का नेम रखते हैं तो हम उन टू वर्ड्स के बीच में स्पेस नहीं दे सकते, तो वी यूज दिस अंडरस्कोर। पता है ना ये नॉमेनक्लेचर? Yes, ma'am. तो हम एक लेंगे करंट सम। एल्गोरिदम बता रही हूँ मैं, प्रॉपर कोड नहीं आपको बताऊंगी, वो आप जाके करना। लॉजिक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने एक करंट सम ले लिया, और क्या लिया? एक मैक्सिमम सम लेंगे हम यहाँ तक कि मैक्सिमम अभी तक मैक्सिमम सो फार ले लिया हमने कि अभी तक का मैक्सिमम क्या है। तो सबसे पहले हम इसको इनिशियलाइज बाय 0 ही करेंगे, क्योंकि सबसे पहले तो हम स्टार्टिंग ही कर रहे हैं अभी। समझ रहे हो? हम मैक्सिमम सम इंट मिन ले सकते हैं क्योंकि नेगेटिव भी रहेंगे ना इसमें एरेज में। सो बेसिकली Yes, इसमें मैं बताती हूँ, इसमें हमारा इसका आंसर क्या आना चाहिए? कोई बताएगा? इस वाले एरे में आंसर क्या आना चाहिए हमारा?
-2. 8 मैम, 8 आना चाहिए, 8. मैम Sorry, we have 9 है। 1 here after 2. हम्म। Ma'am, do we have 1? 153. 153, yes. So it should be, I think, 9. 9 जो इस वाली सब एरे का होगा, है ना? ये है हमारा आंसर। Yes, ma'am. यही एक ऐसी सब एरे है जिसका मैक्सिमम सम है। नो मैम ये 4 - 2 153 होगा ना? एग्जैक्टली ये वाली हमारी मैक्सिमम सम है। वी के मतलब सब एरे तो कितनी भी बड़ी हो सकती है ना हमारे पास। ओके तो अब इस -2 को भी तो हम इंक्लूड कर सकते हैं। अब इसका क्या होगा आउटपुट इसके हिसाब से, अगर हमने ये वाली एरे ली, बड़ी वाली 11, क्या इससे बड़ा वाला कोई सम आ सकता है किसी सब एरे का? नो मैम, नेगेटिव है बाकी दोनों नंबर। हाँ नेगेटिव है, ठीक है। तो फिर हम इसी ये हमारा आउटपुट क्या होगा इस एरे का? इस एरे का आउटपुट होगा 11। ओके सो हमें क्या करना है, मैक्सिमम सम निकालना है। तो हमें ये पता है, हम इसे इंट में इसलिए नहीं ले रहे कि हमारा आंसर नेगेटिव में आएगा ही नहीं कभी। समझ आ रहा है कि क्यों नहीं आएगा? मान लेते हैं ये दोनों, इसमें पॉजिटिव एलिमेंट भी है, नेगेटिव एलिमेंट भी है, ठीक है। मान लेते हैं पूरी एरे में नेगेटिव होते, हम ये वाली एरे ले लेते हैं जिसमें सारे नेगेटिव एलिमेंट्स हैं, ठीक है, बट एक ही पॉजिटिव है लास्ट में, तो ये भी तो एक सब एरे बन सकती है ना अकेले। तो ये भी तो पॉजिटिव ही आया इसका आउटपुट। समझ आ रहा है जो मैं बताना चाह रही हूँ कि व्हाई वी आर नॉट इनिशियलाइजिंग दिस विद int min? Ma'am, maximum sum means positive sum, no? Mean positive sum. Ma'am, I was saying about maximum so far, int min, not current. लाइक मैक्सिमम सो फार हम 0 ले सकते हैं ना। हमारा मैक्सिमम सो फार क्या है? अभी कुछ भी नहीं, हम शुरू ही नहीं किया है क्वेश्चन, अभी बस इनिशियलाइज किया है हमने। हमें कैसे पता कि आगे, और वैसे भी हमें मैक्सिमम सो फार आंसर चाहिए। दिस विल बी आवर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके सो ये हमें पता है कि हमारा पॉजिटिव ही आएगा, तो वी कैन टेक दिस एज 0 int min whatever you will be taking, बट हम तो इसे अपडेट करते ही रहेंगे ना, लास्ट में इट विल बी पॉजिटिव एनीवे। मैम अगर सारे एलिमेंट्स नेगेटिव हुए तो ये तो गलत हो जाएगा। सो आई एम सेइंग कि कडेन्स एल्गोरिथम में मैं वो वाला केस ले रही हूँ जिसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों एलिमेंट्स हैं अभी, इसलिए मैंने ये वाली एरे ली है ना, जिसमें दोनों नेगेटिव एंड पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, ठीक है। सो अभी हम पहले इसी को समझेंगे, उसके बाद इसके वेरिएशंस तुम लोग लिख के रखो। विल हैव अ डाउट सेशन वन डे, सो सारे डाउट्स तब पूछना, बिकॉज लाइक दिस विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट एनी टॉपिक देन। ओके तो क्या कर रहे थे अब? Ma'am, here we have an array of positives and negative numbers, ma'am. Then current sum means maximum so far he got both zeros, no, ma'am. I'm not getting this, ma'am. I have just initialized these two variables. जैसे हम int I initialize करते हैं, तो हम सबसे पहले 0 लेते हैं। अभी हमने क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किया है, we have not started our question right now. Okay, ma'am. अभी हम इस एरे तक पहुंचे नहीं, अभी हमने बस इनिशियलाइज करे हैं दो इंटीजर्स, दैट इज इंटीजर करंट सम। दो वेरिएबल्स मैंने इनिशियलाइज कर लिए अपने लिए कि मुझे ये आगे क्वेश्चन में काम करेंगे हम इन पर, ठीक है। Okay, ma'am. तो बेसिकली इसकी एल्गोरिथम क्या है? अब व्हाट वाज माय एरे, वेट अ सेकेंड। -2 153 ओके सो इसका आउटपुट हमारा 11 आना चाहिए, ठीक है। अब हमारा जो अभी करंट सम चल रहा है वो भी 0 है और मैक्सिमम सो फार भी 0 है, ओके अभी इनिशियलाइज करते हुए। अब मैं इस एरे में आऊंगी, मैंने एक फॉर लूप चलाया, यहां से फॉर लूप चलाया, ठीक है। ओके सो अभी तक हमारा जो मैक्सिमम सो फार है वो क्या होगा? मैक्सिमम सो फार में मैं किसको प्लस करूंगी? अपने करेंट एलिमेंट को प्लस करूंगी, ठीक है। हमारी फर्स्ट स्टेप क्या होगा? मैक्सिमम सो फार प्लस इक्वल्स टू मैक्सिमम सो फार। ये वाली समझ में आई स्टेटमेंट जो मैंने लिखी यहाँ पर?
फर्स्ट स्टेप। Yes, ma'am. ओके, बेसिकली मैं हर एलिमेंट को अभी इसमें प्लस करती हुई जाऊंगी कि इसमें मैक्सिमम सो फार में अभी तक मेरे पास मैक्सिमम सो फार का मतलब क्या है, अभी तक का मैक्सिमम क्या है मेरे पास, अभी तक का मैक्सिमम क्या होगा, पहला एलिमेंट ही है अभी तो मैंने उसको प्लस कर दिया इसी वेरिएबल में, ठीक है। तो अभी मेरा मैक्सिमम सो फार कितना बन गया, 0 से क्या हो गया, 0 से अपडेट होके क्या हो गया, कोई बताएगा? Ma'am, I think it should be Minus maximum plus equal to array of 0. area of I should be. Yeah. यस, सॉरी, Just 2, ma'am. -2। No, you have to make positive of my current value told, ma'am. That means 2. Ma'am, I Wait think a second. we should अभी operate तक on current sum. हम्म I think we should operate on current sum because when we get the maximum value, we have to assign it to maximum so far, but we have to operate on current sum. अभी मैंने मैक्सिम करंट सम मैंने अभी हमारा मैक्सिमम सो फार अभी तक क्या चल रहा है मेरा मैक्सिमम सो फार? Ma'am, initially we take maximum so far as 0. हाँ, तो अभी मैं फर्स्ट एलिमेंट पर आई तो मेरा मैक्सिमम सो फार क्या हो गया, -2 हो गया ना अभी के लिए, अभी मैं फर्स्ट एलिमेंट पर हूँ। Yes, ma'am. मैम बट 0 तो ज्यादा होता है -2 से। मैंने प्लस That's why किया I'm है ना saying. अभी नॉर्मली बस मैंने प्लस किया है अभी यहाँ पर, Okay, ma'am. Okay. ठीक है। अभी एक्चुअली यू आर गेटिंग कंफ्यूज विद द वेरिएबल नेम्स। शुड आई वेट अ सेकंड, शुड आई चेंज द वेरिएबल नेम्स? आप खुद बताइए कि मैं वेरिएबल नेम्स क्या लूं कि तुम लोगों को समझ में आए। मुझे Ma'am, for running the loop, हम्म we can keep current sum. Like Okay, as so we move in the indexes, we keep adding to the current sum. वेट अ सेकंड, And सो yes, ma'am. फर्स्ट मैंने वेरिएबल मैक्सिमम सो फार एक ले ही लिया है अभी के लिए, ठीक है। और दूसरा Yes, मैं ma'am. क्या लूं, Current करेंट sum. सम। ओके, समझ रहे हो? ठीक है, अब मैं फॉर लूप चलाऊंगी। फॉर लूप कहां से कहां तक चलेगा? लास्ट तक चलेगा ना? Yes, ma'am. ओके, सो नाउ क्या होना चाहिए तुम्हारी तरफ से, फर्स्ट स्टेप क्या होगा? Ma'am, we keep adding in current sum. Current sum equal to current हम्म sum plus area of I. अब ठीक है, Yeah, ma'am. तुम लोगों के पास वो एरे है जो मैंने अभी जो पीछे लिखी थी? -2, -3, हम्म 4, हम्म -2, हम्म 1, 5, 3. 153. 1, 5 एंड 3। ओके, ये हमारे पास एरे है अभी इस टाइम पे, ठीक है। तो अब करेंट सम हमें पता लग गया, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या चेक करेंगे, भाई मेरे पास करेंट सम क्या है, ये 0 से उठ के -2 हो गया ना अब अपडेट, Yes, ma'am. ठीक है। बट मेरे को तो पॉजिटिव चाहिए, मेरे पास तो मुझे मैक्सिमम चाहिए ना, मैक्सिमम सम चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगाऊंगी कि अगर मेरा ये जो करेंट सम नेगेटिव हो गया है, क्या हो गया है, नेगेटिव, लेस देन 0 हो गया अगर, तो मैं इसको क्या कर दूंगी अपडेट करके? Ma'am, 0. क्यों करूंगी मैं अपडेट इसको 0, बताएगा कोई, इसका एक्सप्लेनेशन दो। Yes, ma'am. Explanation is that if we keep adding negative number to any positive number, then what it will do? It will lower the magnitude of that positive number also. एग्जैक्टली, वो नेगेटिव में ही बढ़ेगा, है ना। अगर नेगेटिव Yes, ma'am. नेगेटिव आता जाएगा तो हमें नेगेटिव तो चाहिए ही नहीं, वी वांट पॉजिटिव 1। और अगर मैं नेगेटिव में पॉजिटिव जोड़ूंगी तो वो उसका भी मैग्नीट्यूड कम कर देगा, तो हमें तो 0, मैं फिर से इस स्टेप पे आ गई कि मैंने इसको फिर से अपडेट कर दिया 0 से। समझ आ गया अभी के लिए? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? सबसे पहले मैंने करेंट सम को -2 इसलिए किया क्योंकि मैं पहले एलिमेंट पे आई, बट मुझे क्या फील हुआ कि 0 से -2 हुआ है, मतलब लेस देन की तरफ गया है, तो मैंने उसको फिर से 0 कर दिया क्योंकि हमें तो पॉजिटिव की तरफ जाना है ना। अमित प्लीज म्यूट योर माइक। समझ आ रहा है सबको? दोबारा दसो एक बारी। हम्म दोबारा दसना एक बारी। दोबारा क्या?
I am not able to understand what are you saying. अब वो बोल रहा है कि दोबारा एक्सप्लेन करो। ओके, सो बेसिकली मैंने दो वेरिएबल्स लिए, मैक्सिमम सो फार एंड करंट सम। इनिशियलाइज करे हैं, ये यहाँ पे इनिशियलाइज किया है मैंने इन दोनों को, ठीक है। ये मेरी एरे है, मैंने एक फॉर लूप चलाया पहले एलिमेंट से -2 से, ठीक है। पहले एलिमेंट को मैं हर एलिमेंट को प्लस करूंगी कि करंट सम, मेरा करंट सम क्या चल रहा है इस टाइम पे, ठीक है। करंट सम के लिए मैंने प्लस कर दिया पहले एलिमेंट को, तो मेरा करंट सम यहाँ से अपडेट 0 से होके क्या अपडेट हो गया, -2 हो गया ना। 0 + -2 क्या होगा, -2, है ना। समझ आ रहा है अब। बट वी नो कि मुझे तो मैक्सिमम सम चाहिए ना, तो 0 ही बड़ा था -2 से, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ इफ कंडीशन लगाई, अगर मेरा करंट सम में मैंने एरे का एलिमेंट कोई सम किया है उससे और वो नेगेटिव की तरफ चला गया, तो मुझे उसको दोबारा अपडेट करके 0 कर देना है, क्योंकि मुझे नेगेटिव की तरफ जाना ही नहीं है। तो मैंने फिर से -2 को अपडेट करके 0 कर दिया उसको यहाँ पर इस वाले लूप में, इफ कंडीशन में। समझ आया अभी तक? Yes or no? यस मैम। Who asked this question to like explain again? उसको समझ में आया? ओके, लेट्स मूव फर्दर। देन आई क्या होगा अगर नहीं है कोई डाउट तो, ठीक है। तो अब मैंने क्या बोला कि यहाँ पे हमने इफ कंडीशन ये क्यों लगाई है कि अगर मेरा जो सम है वो <0 आया, मींस नेगेटिव आया, मान लेते हैं हमारा ये सम आया पॉजिटिव, हम आगे चलते हैं। अब दूसरा इटरेशन करके बताओ कोई। अब मैं आ गई -3 पे, मेरा दूसरा एलिमेंट है, एलिमेंट इसका -3, तब क्या होगा करंट सम। दूसरे एलिमेंट पे आ गई हूं मैं एरे के अभी। 0 पहले -3 उसमें प्लस होएगा, बट मैं उसको इस इफ कंडीशन में जाके क्या कर दूंगी, फिर से 0 कर दूंगी, अपडेट है ना। अब थर्ड लूप चलेगा, फोर्थ लूप, इसमें क्या होगा तुम्हारे हिसाब से करंट सम। मैं 4 पे आ गई हूं अब। 4 होगा। और अब मैं इस इफ कंडीशन में नहीं जाऊंगी, इस इफ स्टेटमेंट के अंदर मैं नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाऊंगी, बिकॉज मेरा तो करंट सम अब 4 हो गया ना, अपडेट होकर 0 था, 0 से अपडेट होकर क्या हो गया, 4 हो गया। तो मैं अब आगे नहीं जाऊंगी इस वाली इफ कंडीशन में। उसके लिए अब मुझे क्या करना है, उसके लिए मैं एक एल्स इफ कंडीशन लिखूंगी कि अगर मेरा जो करंट सम आया इज ग्रेटर देन 0। समझ में आया क्या बोल रही हूँ भाई। जो इस इफ कंडीशन में नहीं जाएगा, इसका मतलब उसका पॉजिटिव हुआ ना इस टाइम करंट सम मेरा। अगर नेगेटिव होता तो ये वो इस वाली स्टेटमेंट को रन करता कंपाइलर। यस और नो? यस ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अगर पॉजिटिव आया मेरा करंट सम, जो कि इस टाइम चल रहा है, मेरा इस टाइम क्या चल रहा है, 4 चल रहा है करंट सम, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, करंट सम को मैक्सिमम सो फार जो हमने दूसरा वेरिएबल लिया उससे कंपेयर करूंगी। क्या मेरा मैक्सिमम सो फार करंट सम से छोटा है इस टाइम? Yes, ma'am. No, ma'am. Because it is holding 0. Yes, maximum so far is holding 0 and current sum is holding 4। ठीक है, तो कौन सा बड़ा हो गया, करंट सम बड़ा हो गया। तो मैं इस एल्स इफ कंडीशन में इन दोनों को कंपेयर करूंगी कि इफ मैक्सिमम सो फार इज लेस देन करंट सम। ओके, तो इसके अंदर क्या आएगा मेरा, जो मैं मैक्सिमम सो फार है उसको इक्वेट कर दूंगी इससे कि मैक्सिमम सो फार के अंदर मेरी कौन सी वैल्यू चली जाए, करंट सम की। समझ आ रहा है? ठीक है। और यहाँ पे मेरा फॉर लूप एंड हो जाएगा और मैं रिटर्न क्या कर दूंगी, मैक्सिमम सो फार। पूरी एल्गोरिथम समझ में आई? यही है, बस इतनी ही है कैडेंस एल्गोरिथम। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रही हूं। वी विल टेक 2 वेरिएबल्स, मैक्सिमम सो फार एंड करंट सम। ठीक है, हम करंट सम में जो भी हमारा फॉर लूप हम चला रहे हैं, हर एलिमेंट को एक एक करके ऐड करते जाएंगे और देखते जाएंगे कि क्या मेरा करंट सम ग्रेटर देन 0 है कि नहीं। अगर वो लेस देन 0 है तो मैं उसको फिर से 0 से अपडेट कर दूंगी, अदरवाइज मैं एल्स इफ वाली कंडीशन चेक करूंगी, एल्स इफ वाली कंडीशन चेक करूंगी एंड आई विल कंपेयर कि जो मेरा अभी तक मैक्सिमम सो फार चल रहा है क्या वो छोटा है करंट सम से। अगर वो छोटा है तो मैं करंट सम की वैल्यू उसमें
इनपुट कर दूंगी, ठीक है, और मैं लास्ट में रिटर्न कर दूंगी मैक्सिमम सो फार को। ये हमें हमारी वाली एरे पे 11 आंसर देगा, ठीक है। मैम तो इससे सब एरे कैसे पता चलेगा, मीन्स कैसे प्रिंट करेंगे? सब एरे प्रिंट नहीं कर रहे हैं हम, कैडेंस एल्गोरिथम में मैक्सिमम सम हमें प्रिंट करना है, उस हमें सब एरे प्रिंट नहीं करना है, उसका सम प्रिंट करना है जो मैक्सिमम सम है, ओके। और इसमें एक और कंडीशन है, लाइक वन सेड कि अगर मेरी एरे में के सारे ही एलिमेंट्स नेगेटिव हो, अगर मेरे मान लेते हैं ये है मेरा, ये मेरी एरे है, ठीक है, अगर जो ऑफिशियल कैडेंस एल्गोरिथम है वो यही है जो मैंने अभी समझाई है, इसी में अगर तुम ये वाली एरे इनपुट करोगे तो इसका आउटपुट वो देगा 0, ठीक है। क्यों देगा 0? कोई समझा सकता है क्यों देगा 0? Every time it will replace it with Our 0. maximum sum will never be updated, ma'am. यस, हमारा मैक्सिमम सम होगा ही नहीं, हम बार बार उस इफ वाली कंडीशन में जाएंगे और उसको बार बार करंट सम को हम अपडेट 0 करते जाएंगे, है ना, तो फिर हम एल्स इफ में नहीं जा पाएंगे, इसलिए हम मैक्सिमम सो फार मेरा हमेशा हमेशा 0 आएगा, ठीक है, तो इसका आउटपुट हमेशा 0 देगा, ठीक है। हेंस फॉर नेगेटिव एलिमेंट्स एरे वी हैव एन एल्गो फॉर मैक्सिमम कॉन्टिजियस सब एरे अलग होती है। अगर मुझे इसके लिए मैक्सिमम निकालना है ना, इसके लिए इसमें मैक्सिमम क्या आएगा हमारा, इसमें मैक्सिमम सम क्या होगा? -1 -1 होगा, तो इसके लिए मुझे एक अलग एल्गोरिदम लिखनी पड़ेगी फॉर नेगेटिव एरे जिसमें सारे एलिमेंट्स नेगेटिव हैं, उसके लिए हमारी कैडेंस एल्गोरिदम हमेशा आउटपुट 0 देगी, है ना। बट हम कैडेंस एल्गोरिदम में थोड़े से चेंजेस करके इसके लिए एक अलग एल्गोरिदम लिख सकते हैं जिससे उसका आंसर ठीक आ सकता है। समझ में आया? अब मेन तुम्हें ये वाली जो प्रॉपर कैडेंस एल्गोरिदम है वो समझ में आ गई सबको? ये दिस इज वेरी Yes, इजी, ma'am. है ना। इसमें हमने कौन सा वाला वेरिएशन पढ़ा है जिसमें नेगेटिव एंड पॉजिटिव एलिमेंट्स दोनों हैं, ठीक है। जिसमें केवल नेगेटिव होंगे उसके लिए कैडेंस एल्गोरिथम विल रिटर्न 0 एज योर आउटपुट, ओके। अब समझ में आ गया। और एक और सब एरेज में ही एक मेन टॉपिक तो ये था कैडेंस वाला क्वेश्चन, ये तुमसे डायरेक्ट भी कोई पूछ सकता है, ठीक है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको याद रखना, हमेशा प्रैक्टिस कर लेना इसको आज जाके, ठीक है। सब लोग जितना समझाया बस उतना, एक फॉर लूप के अंदर 2 कंडीशंस लगेंगी, इफ और एल्स इफ की कंडीशन। पहले में हम ये चेक करेंगे करंट क्या लेस देन 0 है, और दूसरे में एल्स इफ में क्या मैक्सिमम सो फार से कंपेयर करेंगे। समझ आया? सब लोग इंप्लीमेंट करोगे आज जाकर इसको, ठीक है, ओके। मैम जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन बताया है उसमें जो वो -2 नंबर है, मतलब 4 के बाद जो -2 आ रहा है वो फिर इफ वाली कंडीशन में जाएगा, तो वो मैक्सिमम में ऐड ही नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा वो ऐड, तो हमें करना ही क्या है उसको ऐड? मैम हमने तो 4 से लेके 3 तक मैक्सिमम लिया था ना। आप एक बार इसको ट्रेस करो, एक बार ट्रेस करके देखो, कोई ट्रेस कर सकता है यहाँ पे साथ साथ? I can try. या चलो ट्रेस करते हैं इसको। एक बार ये वाली एरे मुझे बताना, हम लोग इसको एक फ्रेश पेज पर लिखेंगे, ठीक है। चलो बताओ। मैम एक बार पहले दिखा दी। अभी किसी ने बताई थी मुझे, वही एक बार फिर से रिपीट कर दो, क्या थी मेरी एरे? -2 -3 4 -2 -153 -153, ओके। अब हम इसको ट्रेस करेंगे, जिसने क्वेश्चन पूछा था वो एक बार देखना, -2 153, दिस इज आर एरे, ओके। सबसे पहले मैं यहाँ पे वो दोनों वेरिएबल का नाम लिख देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले ये 0 है। अब मुझे बताओ, चलो अपडेट करो, हमने फॉर लूप चलाया, सबसे पहले करंट सम मेरा हो गया -2, ठीक है। उसके बाद इस -2 को अपडेट मैंने इफ कंडीशन में जाके, ये इफ कंडीशन से हुआ है, समझ रहे हो? इफ कंडीशन से क्यों हुआ? क्योंकि मेरा -2 < 0 है
है कि नहीं? यस मैम, तो वो वापस 0 हो जाएगा। ठीक है अमित, अपना माइक म्यूट कर लो एक बार। या ठीक है 0 हो जाएगा वो। ठीक है इस टाइम अभी 0 है, हम आए -3 पर, फिर करंट सम हमारा -3 हो जाएगा, बट वो फिर से 0 हो जाएगा इफ कंडीशन की वजह से। ठीक है यस मैम। या फिर हम आए 4 पर, हमारा अब हो गया 4 बन गया हमारा करंट सम। अब हम इफ कंडीशन में नहीं जाएंगे, अब हम कौन से में जाएंगे? एल्स इफ कंडीशन में जाएंगे। समझे? हाँ मैम, तो मैक्सिमम सम हमारा 4 रहेगा। अब हमारा मैक्सिमम सो फार इज अपडेटेड टू 4। ओके हाँ, अब हम नेक्स्ट पे गए -2 पे। अब मेरा करंट सम में प्लस होगा ना -2, तो 4 -2 कितना हो गया? 2। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस निधि? यस मैम, हाँ मैम समझ में आ गया। आ गया समझ में? अब मेरा 2, अब 2 भी तो पॉजिटिव है, तो मैं इफ कंडीशन में जाऊंगी ही नहीं, आई विल अगेन यूज एल्स इफ कंडीशन। ठीक है, और एल्स इफ में जाने के लिए मेरी एक कंडीशन थी, क्या मेरा मैक्सिमम सो फार ज्यादा है करंट सम से? यस ज्यादा है, तो मुझे उसको अपडेट नहीं करना, फिर मैं आगे बढ़ूंगी 1 पे, है ना? पूरा ट्रेस करेंगे अभी हम, अगर हमने स्टार्ट किया तो पूरा ट्रेस करते हैं। अब मेरा करंट सम कितना हो गया 1 पे आने के बाद निधि? मैम 4। नहीं 1 पे आई हूँ ना मैं अभी, मेरा मैम। करंट सम 2 है, तो +1 हो जाएगा मेरा इसमें, तो 3 हो जाएगा। 2 + 1 हाँ हाँ। समझ आ रहे हैं? यस मैम, तो करंट सम 3 रहेगा और मैक्सिमम सो हाँ फार 4 रहेगा। 4 ही रहेगा क्योंकि वो इससे बड़ा है अभी। ठीक है, फिर मैं 5 पर गई, 3 + 5 करेंगे, कितना हुआ मेरा? 8 है ना? और क्या 8 अब बड़ा हो गया मैक्सिमम सो फार से? यस मैम। या तो अब मैं इसको अपडेट कर दूंगी, अब मेरा मैक्सिमम सो फार विल बी अपडेटेड टू 8, है ना? फिर मैं आगे जाऊंगी 3 पर, 8 + 3 कितना हुआ? 11, एंड मैक्सिमम सो फार विल अगेन बी अपडेटेड टू 11, एंड हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा? 11। इज नाउ क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। यस मैम। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया है कि नहीं? आज जाके ये इम्प्लीमेंट करना है, किसी भी वेबसाइट पर इम्प्लीमेंट करो, बहुत सारे पोर्टल्स हैं, कोड शेफ, लीड कोड, गीक्स फॉर गीक्स का खुद का प्रैक्टिस सेक्शन है, दैट इज फार बेटर फॉर इंटरव्यूज, तो उसको भी तुम यूज कर सकते हो। समझ आया? Ma'am, I didn't understand. Once if we take 4, ma'am, then so current sum is greater than max so far. Then we get max so far equal to 4. After Yeah. that, the next iteration we take -2, ma'am. After that, what will happen, ma'am? सो हमारा करेंट सम क्या होगा? 4 - 2, तो 4 - 2 कितना हुआ? 2 बन गया ना यहाँ पर। अब हमारी एल्स इफ कंडीशन को देखो, एल्स इफ कंडीशन का कंपैरिजन क्या था? सी हियर, इसको पढ़ो एक बार। Max so far less than current sum. हाँ, अगर मेरा मैक्सिमम सो फार करंट सम से छोटा है ना, तभी उसमें करंट सम की वैल्यू जाएगी, अदरवाइज नहीं जाएगी, है ना? पर मेरा मैक्सिमम सो फार तो पहले से ही 4 है, वो तो बड़ा है ना 2 से। Yes, ma'am. तो वो तो 4 ही रहेगा, उसे हम अपडेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैं एल्जिफ के अंदर ही नहीं जा पाऊंगी। मैक्सिमम सो फार इज ग्रेटर देन 2, है ना? Okay. Yes, ma'am. नाउ इट इज क्लियर? Yes, ma'am. So maximum so far will be 4, ma'am. So current sum will be 2. After that, we go to next iteration 1. So current sum will be 3 now. Current sum will be 3. Okay, ma'am. 2 Now, + 1 3. 2 + 1 3. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Current iteration. So maximum so far is greater than current sum. So तो it हम will फिर be से 4 अपडेट only. नहीं करेंगे, है ना? Yes, ma'am. It will be 4 Yeah. only. Again, iteration is 5. So 5 + 2, 7. Am I 5 right, ma'am? + 2 नहीं, 5 + 3, हमने 3 हो गया था ना, सीधा एरो हियर, मैं नीचे आ गई हूँ। Okay. 5 2 + 3 + is 1 8. या तो 8 हो गया। अब क्या 8 बड़ा है 4 से? Yes, ma'am. So now it is updated to 8. Maximum so far is updated to 8. ठीक है? And again it will be updated to 11 for the last iteration, that is 3. Okay, ma'am. Now it is clear? Yes, ma'am. Thank you. अब हाँ, अब इम्प्लीमेंट करना जाकर, फिर अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कल बताना मेरे को, ठीक है? नाउ वी आर मूविंग टू मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है बताओ, कोई भी बताओ। 2D array. 2D array मींस अभी तक हमने
till now we have studied 1D array, okay, means one dimensional array. अब 2D array में क्या होता है, जैसे हम 1D array को ऐसे मींस एक ही डायमेंशन उसमें पास करते थे, अब हम 2 डायमेंशंस विल बी पास्ड लाइक दिस, ओके. सो हमारी कितनी इसमें रोज एंड कॉलम्स कौन कौन से हैं बताओ. व्हाट इज रो एंड व्हाट इज कॉलम हियर? 5 is number of row and 2 is number of column. Yeah. So wait a second. So the first argument that we are passing is rows and second is column. ठीक है, तो इसमें 5 रोज होंगी. कोई भी बताओ, कोई भी मैट्रिक्स बताओ जल्दी से. लेट मी टेक अ मैट्रिक्स. हम लोग ना लेट अस टेक मैट्रिक्स 3x3 की लेते हैं, बिल्कुल सिंपल, ताकि तुम लोगों को समझ में आए. विल बी डूइंग फ्यू क्वेश्चंस ऑन मैट्रिक्स टुडे, ओके. तो इसलिए मैं एक सिंपल सी मैट्रिक्स ले रही हूँ. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, इसमें कितने एलिमेंट्स हो गए मेरे पास? टोटल 9 एलिमेंट्स हो गए, है ना? ओके. सो यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे रोज एंड कॉलम्स लिखा है ना, दिस इज साइज ऑफ रोज एंड साइज ऑफ कॉलम्स. मींस यहाँ पे साइज ऑफ रोज है, तो इसको मैं आज के पूरे लेक्चर के लिए, मैट्रिक्स के क्वेश्चंस के लिए, मैं इसको क्या मानूंगी? R. इतना याद कर सकते हो तुम लोग, है ना? यस और नो. और साइज ऑफ कॉलम्स को क्या मानूंगी मैं? C. और हियर R इज 3 एंड C इज ऑल्सो 3. समझ में आया? कितनी रोज है मेरे पास और कितने कॉलम्स हैं, इनको मैंने अपने लिए R और C मान के रख लिया है. ठीक है? यस मैम. ठीक है भाई. अब मैं ये बोल रही हूँ कि जैसे हमारे पास ये मैट्रिक्स थी, अब इसका मेमोरी एलोकेशन कोई मुझे बता सकते हैं कि इसका मेमोरी एलोकेशन क्या होगा इफ हमारी रैम ने, हमारी मेमोरी ने, मेन मेमोरी ने मेरी इस एरे को फर्स्ट एड्रेस 100 दिया है ना? तो हर एलिमेंट का एड्रेस बताओ मुझे क्या होगा. 1 का एड्रेस क्या होगा? 108 106 12 116 लास्ट तक जाएगा ऐसे ही. अच्छा, तो ये कैसे कैसे होगा? 100 इसका हो गया, फिर 104 किसका होगा? मैम 2 का. ओके, 2 का. ठीक है, तो अब जो हु टोल्ड मी दिस? मैम हितेश. या सो हितेश टोल्ड मी कि 1 का एड्रेस होगा 100, सेकेंड एलिमेंट का होगा 104. क्यों होगा ये? क्योंकि हम इंटीजर एरे ले रहे हैं एंड इंटीजर टेक 4 बाइट्स. ये कल भी हमने पढ़ा था, है कि नहीं? Yes. है ना? तो अब मैं ये कह रही हूँ कि ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरी मेमोरी ने 4 को 104 दे दिया हो, है ना? बट नहीं हो सकता. हाँ, बिकॉज हमारी जो रो में इज अ फॉर्म एलिमेंट. हाँ, एक तो हमारी जो मेन मेमोरी है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ टेप. टेप सीधी होती है ना, बिल्कुल समझ रहे हो? इस तरीके से हमारी ये एक मेन मेमोरी है हमारी कंप्यूटर की. हमारी कंप्यूटर की मेमोरी थोड़ी ना 2D में स्टोर करी है इस मैट्रिक्स को, समझ रहे हो? तो वो तो ऐसे ही सीधा सीधा करेगी ना, ऐसे. इज एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग दिस? कि ये मेरी मेन मेमोरी है, कंप्यूटर की मेन मेमोरी है, तो उसमें मेरी ये मैट्रिक्स कैसे स्टोर हो रही है? इस फॉर्म में. ठीक है, स्ट्रेट 1D की फॉर्म में स्टोर हो रही है. हम ही तो उसको कॉन्सेप्चुअली 2D मान रहे हैं बिकॉज वी आर स्टोरिंग 2 डायमेंशनली, बट हमारी मेन मेमोरी में वो ऐसे स्टोर हो रही है. तो इसका 100 होगा, इसका 104 108 एंड सो ऑन. समझ आ गया? और इस वाली उसको हम बोलते हैं रो मेजर. मैं रो मेजर ऑर्डर में अपनी मैट्रिक्स को मैंने स्टोर किया है. ठीक है, समझ आया? ये टर्म समझ आ गई, रो मेजर. कैन यू प्लीज आंसर एनी वन ऑफ देम? समझ में आ गया कैसे मेमोरी एलोकेशन कैसे हो रही है मैट्रिक्स की? यस मैम. ओके, तो अब हम आगे चलते हैं. मैट्रिक्स के इसी वाली मैट्रिक्स पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है मैट्रिक्स के. हम आज 3 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन विल बी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स. ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बता दो कोई, क्या होता है? एनीवन? सबने पढ़ा हुआ है 12th क्लास रोज में. एंड कॉलम्स इंटरचेंज कर. क्या होगा इसका ट्रांसपोज? बताओ. ये मेरी गिवन मैट्रिक्स है, MAT नाम है इसका, मैट्रिक्स का. इसका आउटपुट क्या होगा? मेरी 147 258 369.
2 5 8 and 3 6 9। ओके, ये हमारे इसका ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स है। समझ आ गया सबको? ये सबको पता है ना ट्रांसपोज क्या होता है मैट्रिक्स का, है ना? ये हमें आउटपुट चाहिए, तो हम ये कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले ये बताइए कि हमें किसी मैट्रिक्स में अगर इनपुट लेना है तो मैं उसके लिए कितने लूप्स चलाने पड़ेंगे मेरे को? हाउ विल आई इनपुट द मैट्रिक्स? मैम 2 लूप्स। तो कौन कौन से लूप चलेंगे? एक तो मेरा रो पे चलेगा, और रो का आई और एक जे, आर और सी याद है मैंने क्या एक लिया रो था? के लिए कॉलम के लिए। आर और सी क्या था ये बताओ पहले। रो एंड कॉलम, रो और कॉलम, साइज ऑफ रोज एंड साइज ऑफ कॉलम। ठीक है, तो अब फॉर लूप की पूरी स्टेटमेंट बताओ मुझे। i इज इक्वल्स टू 0, Then I less than R, लेस I देन plus आर, I plus I। ठीक है, फिर सेकेंड हमारा क्या चलेगा फॉर लूप? j इक्वल 0, j लेस देन c, C, J j plus प्लस plus. प्लस, एंड उसके अंदर मेरा क्या होगा बताओ जो जल्दी। मैट्रिक्स है मेरे मैट्रिक्स का नाम, मैं इनपुट लेना चाहती हूँ। सी मैट्रिक्स आई एंड जे। ठीक है, C in मैट्रिक्स ऑफ I एंड J। सबको आगे समझ में कि इनपुट कैसे लेनी है मैट्रिक्स? Yes. हाँ, अब हमें ट्रांसपोज करना है। ठीक है, ट्रांसपोज में तुम लोगों ने क्या चीज यहाँ पे व्हाट डिड यू ऑब्जर्व हियर कि कौन कौन से एलिमेंट्स चेंज हमारे नहीं हो रहे हैं? कोई बताएगा मुझे? Diagonal elements. या दिस डायगोनल एलिमेंट्स डिड नॉट चेंज। ठीक है, कौन कौन से चेंज हुए हैं हमारे? ये दोनों इंटरचेंज हो गया, जैसे 4 और 2 इंटरचेंज हो गया, यहाँ पे 3 और 7 हो गया, यहाँ पे 8 और 6 हो गया, है ना? ठीक है, तो इसमें बिल्कुल नेव अप्रोच, बिल्कुल नॉर्मल सी अप्रोच क्या लगाओगे तुम लोग? अगर तुम्हारे सामने ये क्वेश्चन दे दिया गया, ठीक है, तो तुम कैसे करोगे इसको सॉल्व? We'll run nested for loop like this. Then हाँ we'll check if I not equals to J. If I not equals to J, then we'll just matrix IJ equals to matrix JI as. क्या मतलब कुछ भी नहीं, हम वो भी अगर चेक ना करें ना, विच हैव जस्ट सेड कि अगर I इज नॉट इक्वल्स टू J, मैं इसमें बिल्कुल नेव अप्रोच मेरी तरफ से पता है क्या लगाती? सी हियर, मैं यहाँ पे एक टेम्पररी एरे लेती। टेम्पररी एरे कैसे लूं बताओ? टेम्प नाम से ले लूं एक? इन टेम्प नाम से ले लो मैम। ठीक है, इन टेम्प से ले लिया, उसका साइज बता दो जल्दी से क्या होगा? 3 3. R और C, RC. RC होगा। ठीक है, CR होगा ना, ये वो ट्रांसपोज सेव करेगी ना। अगर मैं स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रही हूँ, जैसे अभी मैंने यहाँ पे सेम ले लिया, तो R और C होगा ना? यस मैम। अभी के लिए मतलब फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हम R और C ले लें यहाँ पर। यस मैम। ठीक है, तो अब मैं ये बोल रही हूँ कि यहाँ पर अब नेस्टेड फॉर लूप हमने चलाया, उसके बाद में इस टेम्पररी एरे में इसका jth और I विल बी इक्वल टू, बताओ आगे किसके इक्वल होना चाहिए? Matrix IJ. मैट्रिक्स ऑफ IJ। मतलब कि मैं ये बोलना चाह रही हूँ, ये मेरी टेम्प एरे बन गई है, इसमें मैं क्या कर रही हूँ, हर I और J को इंटरचेंज कर रही हूँ। यहाँ पे मेरा I और J दोनों सेम है फर्स्ट एलिमेंट पे, तो ये 1 तो 1 ही रहेगा। ठीक है, समझ रहे हो? जब मैं यहाँ पे आई तो मैंने इन दोनों को इंटरचेंज, यहाँ इन दोनों पे मेन मैट्रिक्स के उसको इंटरचेंज करके यहाँ पे 2 ले आए, यहाँ पे 4 ले आए। समझ आ रहा है सबको? दिस इज वेरी इजी, सबसे इजी क्वेश्चन है ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। हमें बस जो वर्टिकल डायगोनली एलिमेंट्स है उनको बस एक्सचेंज करना है। तो उसके बाद अगर हम इस टेम्पररी एरे को इस नेस्टेड फॉर लूप के बाद सी आउट कराएंगे तो हमारा वो ही आउटपुट आएगा जो हमें चाहिए, ये ट्रांसपोज मिल जाएगा हमको। समझ में आया? यूजिंग एक्स्ट्रा स्पेस, हम टेम्पररी जो एरे बना रही है वो हमने एक्स्ट्रा स्पेस यूज करी है R और C की, एक और मैट्रिक्स हमने यूज करी है। ये वाली अप्रोच समझ में आई ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स की? यस और नो? कोई बोलो। मैम यस, स्वैपिंग इज अवॉइडेड हियर। क्या चीज? स्वैपिंग इज अवॉइडेड हियर।
हमने स्वैपिंग ही तो करी है यहाँ पर आई जे एलिमेंट्स की. Your voice is not clear. There's some disturbance in your mic. सबको और किसी को नहीं समझ में आया तो अभी बोलो. ट्रांसपोज पता है ना क्या होता है? इसको ट्रेस करके देखो. ये जो मैंने फॉर लूप्स लिखे हैं इनको अपनी नोटबुक में ट्रेस करो इसी वाली मैट्रिक्स पे और ऐसे टेम्प एरे बनाते चले जाओ. जे और आई को आई और जे के इक्वल रखते चले जाओ. मतलब मैट्रिक्स के आई और जे एलिमेंट को जे कॉमा आई पे रखते चले जाओ टेम्प के. ठीक है? किसी को नहीं आ रहा है समझ में तो वो अभी पूछ लो. मैम मैं ये बोला था डायरेक्ट कॉपी कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग. हाँ डायरेक्ट कॉपी कर रहे हैं मैट्रिक्स से टेम्पररी एरे में. टेम्परेरी एरे में कॉपी कर रहे हैं. मतलब हम एक एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर रहे हैं. हमारा जो आंसर आ रहा है वो टेम्परेरी एरे में आ रहा है. यस मैम. तो मैं ये बोल रहा था कि मतलब स्वैपिंग अवॉइडेड हो गई है यहाँ पे क्योंकि हमने रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया है टेम्परेरी एरे में डायरेक्टली. सी आई कैन सी योर अप्रोच. वो होती है स्वैपिंग हम तब करेंगे जब हमें एक्स्ट्रा मेमोरी की जरूरत ही नहीं हो. मैं उसी पे आने वाली हूँ अब आगे. ये बिल्कुल बेसिक अप्रोच है. अगर मुझे मतलब मैं एक्स्ट्रा मेमोरी को यूज कर पाऊँ तो ये सबसे इजी अप्रोच है कि नहीं है? बताओ. स्वैपिंग से इजी है ना? यस मैम. यस मैम. यस. है ना? अब इससे ऑप्टिमाइज अप्रोच क्या होगा? अब इससे ऑप्टिमाइज इसको मैं ऑप्टिमाइज कैसे कर सकती हूँ? ऑप्टिमाइज का मतलब हमने कल समझा था कि इसको मैं और अच्छा कैसे बना सकती हूँ टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हुए. मैम इन प्लेस इंटरचेंजिंग कर देंगे. हाँ देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी रहेगी यहाँ पे दोनों केसेस में. जो अभी मैंने नेव अप्रोच करी 2 फॉर लूप लगा के टेम्परेरी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर या फिर क्या कर सकते हैं आर इंटू सी. ये भी बोल सकते हैं ना रो और कॉलम ऑर्डर ऑफ आर इंटू सी. Ma'am, will it be applicable if R and C is different? यस मतलब यहाँ पे आर और सी मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और टॉकिंग अबाउट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. No, ma'am, the approach. yes approach will be applicable for that. और मतलब जो अभी हम विदाउट यूजिंग एक्स्ट्रा स्पेस वाली करें that will be more clear to you guys. अभी करूं मैं वो वाली अप्रोच समझाऊं? Yes, yes. स्वैपिंग वाली टेक्निक किसी को पता है मतलब कि क्या हम करेंगे इसमें? बेसिकली वो फॉर लूप दोनों सेम रहेंगे. उन फॉर लूप को सेम रखना बट हम एक और ऑप्टिमाइजेशन करेंगे. जो मैंने जे वाला फॉर लूप चलाया है ना उसको मैं i+1 से चलाऊंगी हमेशा. i+1 से क्यों? टू इग्नोर दोज डायगोनल एलिमेंट्स. मैं यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स तो सेम ही रहेंगे ना तो मैं इनका टाइम बचा रही हूँ. थोड़ा सा ही अंतर आएगा बट थोड़ा टाइम बचेगा. समझ आ रहा है सबको? बस यहाँ पे 2 फॉर लूप में इतना ही चेंज होएगा. ये दोनों फॉर लूप सेम रहेंगे आगे. ठीक है? और इसके बाद जो मैंने यहाँ पर टेम्परेरी एरे में डाला था ना पहली वाली अप्रोच में अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी? स्वैप कर दूंगी. ठीक है? ये स्वैप इज अ डायरेक्ट फंक्शन इन STL. ठीक है? इफ यू वांट टू. और नहीं तो हम ये भी नहीं यूज करेंगे तो वी विल मेक अनदर फंक्शन ऑफ स्वैप. स्वैप नाम से एक फंक्शन बना देंगे. वहां पे जैसे तुम थर्ड वेरिएबल लेके कल स्वैप करा था ना हमने टेम्प वेरिएबल यूज करके करा था ना कल स्वैपिंग करी थी रिवर्स में. यस रिवर्स ऑफ मैम. एरे. तो ऐसे हम एक फंक्शन बना देंगे और उसको यहाँ पे यूज कर लेंगे. ठीक है? और यहाँ पे क्या स्वैप हो जाएगा हमारा? सेम वही चीज आई और जे किससे स्वैप हो जाएगा? मैट्रिक्स ऑफ जे कॉमा आई. समझ आ गया ये अप्रोच? अब इसमें हमारा ऑप्टिमाइजेशन क्या हुआ? हमने एक्स्ट्रा स्पेस ही यूज नहीं करी. हमें जो एरे गिवन थी हमें क्या एरे गिवन थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमने इसी वाली एरे में ही स्वैपिंग कर दी. ठीक है? 2 को 4 से स्वैप कर दिया, 7 को 3 से स्वैप कर दिया, 6 को 8 से स्वैप कर दिया. समझ आ गया? और 1 5 और 9 को हमने छेड़ा ही नहीं. ठीक है? तो हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करी. पिछले वाली इस क्वेश्चन को मैंने 2 तरीके से समझाया है. एक तो टेम्प वाली एरे यूज करके मैंने एक 2D मैट्रिक्स फिर से बनाई है न्यू जिसमें मैंने कॉपी कर दिए एलिमेंट्स. ठीक है? समझ में आ गई दोनों अप्रोचेस? J is equals to i+1 वाला एक बार समझाइए मैम. क्योंकि मैं बताती हूँ. लाइक यहाँ पे मेरी ये एरे है
इसका ट्रांसपोज में मेरी ये 3 चीज नहीं हो रही ना, यूज ma'am. नहीं हो रही ना मेरी इसमें, ठीक है। जब मेरा आई 0 पे है यहाँ पे, तो मैं चाहती हूँ मेरा जो जे है ना वो हमेशा एक आगे चले उससे, समझ रहे हो? तो मेरा जे कहाँ होगा हमेशा, जे बताओ कोई। It will start from 1, 2, I 3. plus 1. व्हाट कौन से एलिमेंट पे होगा, कौन से एलिमेंट पे होगा, एलिमेंट बताओ 2 मुझे। 2 2 पे होगा, ठीक है। मैं इतना कम हो गई यहाँ पे टाइम, मतलब जो हमने अपने ऑपरेशंस वो इतने ज्यादा कम कर दिए, मैं केवल इस ट्रायंगल के लिए वो लूप चला रही हूँ। तुम लोग को समझना चाहिए ये चीज, इस ट्रायंगल के लिए मैं बस Yes, वो ma'am. लूप It चला will रही हूँ। only work for upper triangular matrix. इट विल वर्क ओनली फॉर अपर ट्रायंगल, नीचे वाले के लिए मुझे करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दैट इज व्हाई आई यूज्ड j इक्वल्स i प्लस 1। अब तुम ट्रेस करके देखो इस चीज को, मेरा i यहाँ पर है, हेलो, किसी ने अभी कुछ बोला तो रिपीट कर दीजिए प्लीज। हाँ चलो करते हैं आप। तो ट्रेस कोई करेगा, कोई साथ में ट्रेस करो। जे मेरा यहाँ पर है 2 पर, ठीक है। हेलो, Yes, ma'am. You are audible. ठीक है। तो मैं इस 2 को इस 4 से कर दूंगी, ठीक है। और जब मेरा जे आगे बढ़ेगा तो वो इस 7 से हो जाएगा, ठीक है। अब जब मैं आई 2 पे, आई अब मेरा 1 पे जाएगा तो मेरा जे हो जाएगा 2, तो जे अब मेरा नेक्स्ट यहाँ पे आएगा, ठीक है। एंड देन वील स्वैप दिस 6 to 8। मैं अब नीचे वाले ट्राइंगल के लिए इसको यूज ही नहीं कर रही हूँ। दिस एल्गोरिथम विच वी हैव रिटन हियर, ये वाली स्वैपिंग वाली टेक्निक केवल अपर ट्राइंगल के लिए यूज हो रही है, तो ये बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज है। वी शुड यूज दिस टेक्निक टू ट्रांसपोज आवर मैट्रिक्स। समझ आया सबको? i प्लस 1 आई बेसिकली यूज फॉर, हमारा देखो डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, ठीक है। हम बार बार 2 को 4 से मैं कर दूं स्वैप, और फिर से 4 को 2 से कर दूं, तो कुछ मतलब नहीं बनता ना उसका। मैंने बस अपर ट्राइंगल को इससे स्वैप कर दिया, ठीक है। तो हमारा जो ट्रांसपोज आएगा वो आ जाएगा 1, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 4 चला जाएगा, 5 9 हमारा एज इट इज है, ठीक है। यहाँ 8 6 7 3। अपर ट्राइंगल को बस मैंने इस ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसके लिए ये कोड वर्क करेगा, और नीचे वो खुद ही स्वैपिंग होते हुए हमें ट्रांसपोज का आउटपुट मिल जाएगा। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? आप खुद जब तक ट्रेस नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगा समझ में। अपनी नोटबुक पर लिखो और बार बार ना उसको अपडेट करते जाओ। जैसे जैसे आप लोग लूप को आइट्रेट करोगे ना, फॉर लूप्स को आइट्रेट करोगे, ऐसे हम अपनी नोटबुक पर ट्रेस करो इस पूरे प्रोग्राम को। यू विल एबल टू अंडरस्टैंड देन, ओके मैम बट यहाँ पे j इज इक्वल्स टू i प्लस 1, फिर j लेस देन कॉलम ही रहेगा ना, कि लेस देन कॉलम मतलब j लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स, j मतलब फॉर j इज इक्वल्स टू i प्लस 1, j लेस देन वो कंडीशन मतलब। हाँ, फॉर लूप आगे का लेस देन कॉलम ही रहेगा यहाँ पर। यस मतलब मैंने इसलिए तो डैश लगाया कि और जो फॉर लूप है ना ऊपर वाले, मतलब ये वाली चीज बिल्कुल सेम रहेगी यहाँ पर। समझ रहे हो आप लोग? हाँ, अब आप एक बार अपनी नोटबुक पर ये चीज को आइट्रेट करना, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली। बस इस लूप को ना क्या करना, ट्रेस करना जानते हो? ट्रेस मैं क्या बोल रही हूँ? ड्राई रन। मतलब अपनी नोटबुक पे हर आइट्रेशन को लिख के देखो कि इस आइट्रेशन, फर्स्ट आइट्रेशन के बाद ये आई मेरी मैट्रिक्स, सेकंड के बाद ये आई, फिर तुम धीरे धीरे आउटपुट तक पहुंचोगे। करोगे तुम सब लोग ये ट्रेस ट्रांसपोज वाला? Yes, ma'am. है ना? इसको एक बार ट्रेस करने के बाद गीक्स फॉर गीक्स पे जाना या फिर किसी और वेबसाइट पे जाना और इस ट्रांसपोज भी करके देख लेना इसका क्वेश्चन। मैंने आपको एल्गोरिदम बता दी है, कोई सी भी एल्गोरिदम यूज करो, ऑप्टिमाइज ये वाली है, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करा, ठीक है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी कम हो गई। टाइम वाली यही रही R/C, ठीक है। समझ आ गया सबको कि नहीं? Yes, ma'am. ठीक है, अब इसी पे बेस्ड आ गया। सत्यम, व्हाट डिड यू से? Yes, ma'am. I understood. ओके ओके फाइन। तो अब मैं एक क्वेश्चन दूंगी, कल मुझे इसकी बस एल्गोरिदम आके बताना, इम्प्लीमेंट कर पाओ तो वेरी नाइस, मतलब ठीक है। तो एक बार मैं आपको ये क्वेश्चन दूंगी,
वही हमारी बेसिक वाली मैट्रिक्स। ये मेरी इनपुट मैट्रिक्स है जिसका नाम MAT है। मुझे आउटपुट चाहिए इसका 3, 6, 9, 2, 5, 8 एंड 1, 4, 7। किसी को समझ में आया मैंने यहाँ पे क्या किया है? इसको किसी को Columns are changed to rows. No, columns are not changed. This is rotated 90 डिग्री। ये ऐसे चला गया 90 डिग्री रोटेशन। दिख रही है किसी को? मतलब इस वाली मैट्रिक्स को जो मैंने MAT लिया उसको ऐसे घुमा दो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। मैंने 90 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज इसको रोटेट कर दिया। ठीक है, दिख रहा है सबको? अब समझ में आया जो मैं बोल रही हूँ? यस मैम। हाँ, अब इस वाले को हमें मैंने आपको एक बहुत बड़ा हिंट दे दिया है कि मुझे इसमें जो हमने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स यूज किया है ना, वो एग्जैक्ट करके बस इसमें एक थोड़ा सा चेंज करना है। वो मुझे कल आप आके बताएंगे कि वो चेंज क्या है। सेकेंड स्टेप, ये क्वेश्चन 2 स्टेप में हो जाएगा। 2 स्टेप्स विल बी फॉलोड। फर्स्ट विल बी ट्रांसपोज। हम इस नॉर्मली इस MAT का ट्रांसपोज निकालना है। सेकेंड स्टेप क्या होगा वो लोग आप मुझे आके बताएंगे। ठीक है, जिससे मेरा ये आउटपुट आ जाए। सब लोग ये लिख लो कि मुझे इसी मैट्रिक्स का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आउटपुट चाहिए। 2 स्टेप में इसकी एल्गोरिदम होगी। फर्स्ट ट्रांसपोज निकालना है। सेकेंड वाला स्टेप क्या होगा वो बताओगे तुम लोग मुझे कल। ठीक है, ओके मैम। पक्का बताना। बहुत इजी है, बस थोड़ा सा माइंड यूज करना कि कहाँ पे कॉलम चेंज हो रहा है, कहाँ पे रो चेंज हो रही है, क्या चीज। अच्छा ठीक है, हम एक बार ना कर लेते हैं। आउटपुट तक कैसे पहुंचेंगे ये वाली चीज एक बार देखते हैं, फिर चलते हैं आज के लिए। फिर कल बताना मेरे को। ठीक है, इसका ट्रांसपोज क्या होगा? पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या था मेरा? ट्रांसपोज था। इसका ट्रांसपोज बताओ जल्दी जल्दी। 147 147 258 369 258 369। अब समझ में आया है? और मुझे इससे अपने आउटपुट पे आना है। आउटपुट क्या है मेरा? लास्ट रो को फर्स्ट रो से स्वैप कर देंगे। लास्ट रो को फर्स्ट रो के स्वैप कर देंगे। समझ आ गया क्या करना है? अब लास्ट रो को फर्स्ट रो से नहीं, मतलब तुम लोगों को कोई एग्जांपल में दिख रहा है, अगर तुम्हारी नंबर ऑफ रोज 4 होती ना यहाँ पर, तो तुम्हें बेसिकली क्या करना है? इसको हम लास्ट रो फर्स्ट रो नहीं देखेंगे, हमें इसमें क्या करना है? कॉलम्स को स्वैप करना है, रिवर्स करना है। कॉलम को क्या करना है? reverse after taking transpose we have to reverse the column. यस तो ये जो मैंने 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज भी बोलते सकते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करूंगी? 2 स्टेप्स में। पहला क्या था? ट्रांसपोज। और सेकंड स्टेप क्या बताया था अभी? फिर से कोई रिपीट करो। रिवर्स ऑफ कॉलम्स। समझ आ गया? अब तुम्हारे पास 3 क्वेश्चंस हो गए हैं आज की इंप्लीमेंटेशन के लिए। कल मैं पूछूंगी, कोई से भी प्लेटफॉर्म पे जाओ, GFG का प्रैक्टिस सेक्शन है, सीधा वहां पे जाके डालो। 3 क्वेश्चन करके आने। कडेन्स एल्गोरिदम, देखो बहुत अच्छे से समझाइए, बहुत बार रिपीट भी किया है, तो तुमको बस इंप्लीमेंट ही तो करनी है अब जाके। लॉजिक तो मैंने क्लियर कर दिया है। ठीक है, सेकंड विल बी, कौन सी थी बताओ, याद कराओ। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। और थर्ड थी हमारी 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है, अब जब तुम लोग इन वाले कोड को करोगे ना, तो अपने खुद के आउटपुट्स डाल के देखना, अलग अलग आउटपुट्स डालना। जैसे मैंने कडेंस में बोला था, अगर मेरी पूरी एरे नेगेटिव होगी तो मैंने बताया ना वो तुम्हें कि रिटर्न 0 करेगी। अब तुम खुद उस चीज को यूज करके देखते कि क्या वो सच में 0 दे रही है। समझ रहे हो? ऐसे ही ट्रांसपोज में अपना कोई इनपुट डालना, देखना कि ठीक आ रहा है कि नहीं आंसर। एंटी क्लॉकवाइज में देखना। ठीक है, ये 3 आपको कहीं पे भी इंप्लीमेंट करके आने हैं। ठीक है, जब तक तुम लोग खुद इंप्लीमेंट या फिर खुद ट्रेस नहीं करोगे नोटबुक पे, तब तक नहीं समझ में आएगा। ठीक है मैम, सीबी के लिए मैम बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है? मींस लीड कोड, हैकर रैंक या भाई कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए? यस मैम। देखो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए इज कोड फोर्सेस, सुना होगा तुम लोगों ने। देखिए सारे, फिर कौन से अगर लीड कोड और हैकर रैंक के बीच में? लीड कोड इज वेरी गुड। और अगर तुम लोगों को इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, लाइक यू आर इन योर लाइक 5th सेमेस्टर में हो,
है ना, 5th सेमेस्टर या फिर 6th सेमेस्टर में हो, मतलब 3rd ईयर में हो, तो तुम्हें इस टाइम पे डीएससी की कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग से ज्यादा किस चीज की जरूरत है? इंटरव्यू प्रिपरेशन की जरूरत है कि नहीं? एम आई राइट? यस मैम। है ना? यस तो मैम। अगर तुम लोग 3rd ईयर में हो या फिर 4th ईयर की स्टार्टिंग में हो, तो आई लाइक सजेस्ट यू टू यूज इंटरव्यू बिट। इंटरव्यू बिट का नाम सुना है तुम लोगों ने? इंटरव्यू बिट। यस मैम। ठीक Yes, है? ma'am. यस मैम। इसमें कुछ भी नहीं है, नथिंग न्यू, बस इसमें ना तुम्हें एक क्या होता है, एक वर्जन मिलता है कि स्टेप बाय स्टेप कौन से तुम्हें प्रैक्टिस करने हैं इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू प्रिपरेशन। दिस इज सोनली फॉर इंटरव्यूज के लिए, या फिर तुम्हारे मतलब ये तब करना है तुम्हें अगर तुम 3rd या 4th ईयर में हो, कि जब तुम्हारी जो प्लेसमेंट्स हैं वो बहुत पास हो, विद इन 6 months है तुम्हारी, तब तुम्हें इंटरव्यू बिट यूज करना है। इसमें क्या है, इसमें लीड कोड के मोस्ट फेमस क्वेश्चंस है। समझ आया? कुछ न्यू नहीं है, लीड कोड के मोस्ट फेमस क्वेश्चंस को एज इट इज स्टेप के इंटरव्यू बिट में दे दिया है, बट एक तुम्हें पूरा ऊपर से नीचे तक पूरा एक लाइक क्या बोलते हैं कि एक पूरा चार्ट बन जाएगा कि तुम्हें किस स्टेप फॉलो करके तुम्हें 1 महीने में पूरा इंटरव्यू बिट अगर तुम कर लोगे तो उसमें हर टॉपिक के तुम्हें मोस्ट आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस मिल जाएंगे। समझ गए हो? तो ये मैं सजेस्ट करूंगी फॉर ओनली 3rd एंड 4th ईयर। अदरवाइज यू इफ यू आर इन फर्स्ट 2 years ऑफ द कॉलेज, तो तुम लोग जीएफजी प्रैक्टिस यूज कर सकते हो, लीड कोड यूज कर सकते हो। ठीक है? इंटरव्यू बिट में अभी मत जाना अगर तुम पहले 2 ईयर में हो तो, ओके? क्योंकि इंटरव्यू बिट में ना प्लेटफॉर्म है कोडिंग का, कोड क्या सिग्नल नाम का कौन सा? कोड। योर वॉइस इज नॉट क्लियर। आप चैट बॉक्स में लिख दो, मैं बताती हूँ फिर। मैम इज कोड शेफ गुड? कोड शेफ इज ऑल्सो, कोड शेफ मैं आपको बोलूंगी जो उस पे कॉन्टेस्ट नहीं होते रहते, जैसे कुछ कुक ऑफ लंच टाइम। हाँ, लंच टाइम कुक ऑफ। तो जो एक वो होता है जो पूरे मंथ के मतलब ऐसे होता है 10 days लॉन्ग वाला जो यस मैम, अक्टूबर लॉन्ग चैलेंज। हाँ, लॉन्ग चैलेंज मैं बोलूंगी कि वो कम इम्पोर्टेंट है, पहले ही बता रही हूँ, बिकॉज उसमें मतलब उसमें ठीक है 3-4 क्वेश्चंस कर लो, बट जो ये कुक ऑफ वगैरह होता है ना, कुक ऑफ चैलेंज हो गया, लंच टाइम हो गया, है ना, ये वाले चैलेंज ऑन कोड शेफ, ये इसलिए बहुत अच्छे हैं क्योंकि इसमें ना तुमको अपनी टाइम स्पीड पता लगेगी कि तुम्हें 2 घंटे में या फिर 3 घंटे में जो भी उसमें टाइम होता है, इसमें तुमसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हो पाए। आर यू अंडरस्टैंडिंग क्या बोल रही हूँ? यस मैम, यस ठीक है? तो तुमको हमेशा जो ये वाले कॉन्टेस्ट हैं, टाइम बेस्ड जो कॉन्टेस्ट होते हैं, टाइम बेस्ड कॉन्टेस्ट होते हैं, वो देते रहो हमेशा, एवरी सेकेंड डे और या एवरी वीक ऐसे कर लो, जैसे कोई एक डे फिक्स कर लिया, सैटरडे फिक्स कर लिया कि आज मुझे कोई टाइम बेस्ड वो देना है, चैलेंज देना है। उससे तुम्हें क्या होगा, तुम्हें खुद की कैपेबिलिटी पता लगेगी, ओके आई कैन सॉल्व 2 क्वेश्चंस इन 1.5 hour। समझ आ रहा है? ठीक है? और बट फॉर प्रैक्टिस, अगर तुम्हें प्रैक्टिस ज्यादा करनी है तो लीड कोड इज वेरी नाइस। ऑल्सो मैंने यूज की थी जीएफजी का जो प्रैक्टिस सेक्शन है ना, गीक्स फॉर गीक्स का प्रैक्टिस सेक्शन, कभी देखना, बहुत इजी टू यूज है और बहुत अच्छा है, मतलब अच्छा लगेगा इफ यू आर अ न्यू यूजर, कि अगर तुम्हें न्यूली अगर उसमें घुसना है तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में नहीं, बेसिकली प्रोग्रामिंग में प्रैक्टिस वाले चीज के लिए बोल रही हूँ। ठीक है? यस मैम, कोड शेफ में भी प्रैक्टिस एक सेक्शन है, उसमें मैम पूरे जितने भी कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन रहते हैं वो उसमें आ जाते हैं सीधे, तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ, मतलब कर सकते हो, मैं ऐसे सजेस्ट कर रही हूँ, बट अगर मतलब मेरा वो ये कि अगर इंटरव्यूज बहुत पास में है ना, तो इंटरव्यू बिट लगा लेना एक बार। उसमें ना कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस है, समझ रहे हो, वो तुम 1 महीने में पूरी कर सकते हो, पूरी इंटरव्यू बिट। ठीक है? इंटरव्यू बिट इज डिजाइंड द वे कि तुम 1 से 2 या 3 महीने में मैक्सिमम सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। उसमें टॉपिक वाइज बकेट्स बनी हुई है, बकेट समझते हो? बकेट में एरेज के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, है ना, तो उनको टाइम बेस्ड तुम्हें मिल जाएगा एक, तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है। तो पर ये तुम तभी करना जब प्लेसमेंट्स पास में हो तुम्हारे। ठीक है? इसमें ना मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस हैं जो आज तक सबसे ज्यादा मतलब जितने भी तुम अच्छी कंपनी सोच सकते हो, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, एवरीथिंग, जितनी भी डिलॉयट हो गई और जो भी है ये सब, तो वहां पे लिखा भी होता है, जैसे कोई क्वेश्चन है तो उसके नीचे लिखा होगा इट वाज आस्क्ड बाय गूगल,
और Amazon ऐसे। तो इंटरव्यू बिट इज वेरी गुड फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन। ओके, अदरवाइज आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। जैसे आज मैंने 3 क्वेश्चंस करवाए हैं ना, इनको प्लीज इंप्लीमेंट करके आना, वरना आज मैंने पढ़ाया है, आज तुमको क्लियर है, कल भूल जाओगे। ठीक है, ओके एवरीवन? यस मैम। बस ये Yes, ज्यादा ma'am. टाइम नहीं लगेगा, 1 hour विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर ऑल दीज 3 क्वेश्चंस, क्योंकि तुमको लॉजिक क्लियर है अब। ठीक है, करके आना इसको कल। आई विल आस्क फ्रॉम ऑल ऑफ यू। एक्सक्यूज मैम। हाँ बोलो। मैम डीआरडीओ में इंटर्नशिप पाने के लिए मैम कहाँ से और कैसे प्रिपरेशन करना है? देखो, प्रिपरेशन एज सच कुछ नहीं करना होता है, मैं बताती हूँ। जैसे सबसे पहले आप जहाँ पर रहते हो या फिर जहाँ पे भी आपका प्लेस है उसके आसपास का अगर आपको कहीं पे चाहिए, डीआरडीओ के बहुत सारे ऑफिसेज है ना, अलग अलग जगहों पे, चंडीगढ़ है, दिल्ली है, हैदराबाद है ना, तो जो भी आपको कन्वीनियंट है वहां पे सबसे पहले आप अपनी ब्रांच बताओ कौन सी है। सीएससी। ओके, कंप्यूटर साइंस। सो कंप्यूटर साइंस के लिए एक्चुअली डीआरडीओ हैज मोर देन 100 लैब्स अक्रॉस द इंडिया। तो आप सबसे पहले ये सर्च करो कि कंप्यूटर साइंस के लिए कौन सी लैब्स वर्क करती हैं। ठीक है, बिकॉज आई एम ऑल्सो फ्रॉम कंप्यूटर साइंस। तो ईसा, जिसमें ईसा लैब थी, वो मशीन लर्निंग एंड ऑल ऑफ दैट पे काम करती है बहुत ज्यादा, तो मैंने उसको चूज किया था अपने लिए। ईसा लैब इज सिचुएटेड इन दिल्ली, डीआरडीओ दिल्ली। ठीक है, तो फिर मैंने उसको चूज किया। देन आई मतलब हर किसी लैब की एक अलग वेबसाइट है। मतलब अगर तुम डीआरडीओ के सेक्शन में जाओगे, वहां पे ईसा लैब डालोगे या कोई भी और लैब डालोगे ना, अपने लिए आप सेलेक्ट करना पहले कौन सी लैब में आपको जाना है, आपके फील्ड ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। वहां का डायरेक्टर की सारे वहां पे इंफॉर्मेशन होती है, फोन नंबर मिलेगा आपको, ऑफिशियल फोन नंबर एंड ईमेल। ठीक है, सुन रहे हो? यस मैम। उसके बाद यू विल लाइक फॉर्मेट अ ईमेल। ईमेल आपको एक फॉर्मेटेड वे में अपना ईमेल लिखना है। उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए मैं आपको बता देती हूँ। यू मस्ट नो, अगर आप डीआरडीओ की तरफ जा रहे हो, कि वो एक सिक्योरिटी, बहुत ज्यादा सिक्योरिटी होती है वहां पर। इट इज वेरी सिक्योर्ड प्लेस। वहां पे तुम कोई किसी को भी वो ऐसे नहीं अंदर जाने देते हैं, ना ही वहां पे प्रोहिबिटेड है सब कुछ, एंट्री वगैरह। ठीक है, तो फिर इसके लिए आपको अपने कॉलेज से एक एनओसी होती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। लिख लो इसको, अगर आप भूल जाओगे तो एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। वो अपने आपके कौन से कॉलेज में हैं आप? मैम किड। कौन सी? KIIT में भुवनेश्वर। ओके 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 ओके। सो आप अपने ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल होती है हर कॉलेज में, है ना, उनसे कांटेक्ट करके एनओसी बनवाएंगे, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। उसमें बस उनको ये लिखना होता है कि हाँ, हम अपने स्टूडेंट को वी अलाउ him to work and yes he is the student of our college। ये इसका रोल नंबर है, ये इसकी डिटेल्स है, कि ही मतलब एक जेन्युइन पर्सन है बेसिकली। डीआरडीओ इसको चेक करता है कि हाँ एक जेन्युइन है कि नहीं, तो उसको कॉलेज से एनओसी चाहिए। ठीक है, उस ईमेल में आप प्रॉपर अपना पूरी इंफॉर्मेशन दीजिए, व्हाई यू आर द ग्रेट फिट। अगर वहां 10 बच्चे अप्लाई कर रहे हैं तो आप ग्रेट फिट क्यों है उस पोजीशन के लिए, व्हाई यू शुड बी हायर्ड एज एन इंटर्न फॉर डीआरडीओ, how are your interest lying towards the interest of that particular lab you are applying to। समझ आ रहा है कि आप उसके लिए कितने बेनिफिट हो सकते हैं। ठीक है, आपको ये चीज लिखनी है ईमेल में। सबसे पहले अपनी डिटेल्स देंगे, उसके बाद ये चीज लिखेंगे कि आप मतलब आपकी इंटरेस्ट क्या है और आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या आप में एट्रीब्यूट्स हैं, स्किल्स हैं कि वो आपको हायर करें। उसके बाद यू विल अटैच एनओसी गिवन फ्रॉम योर कॉलेज, जो मैंने अभी समझाया, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल से बनवाना है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। उसके बाद अपनी सारी डिटेल्स लिखना, अपना फोन नंबर वो सब, और उसको मेल करना है डायरेक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर लैब जिसमें आपको जाना है रिसर्च करने या फिर इंटर्न करने। ठीक है, आप डायरेक्टर को जब करेंगे, इट विल टेक सम टाइम, आई मस्ट से इट कैन टेक more than months और even 1 to 2 weeks। कुछ नहीं पता, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बस आपको वेट करना पड़ता है इसके लिए। ठीक है, और उससे ज्यादा मैं आपको ये, जैसे आपने मेल कर दिया डायरेक्टर को, उसके बाद मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी, आप सबका लिंक्डइन अकाउंट है यहाँ पर?
यस मैम। यस मैम। ओके ओके, सो लिंक्डइन इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, ठीक है। वहां पर आप उसी लैब के उसी वहां पे डालो एम्प्लॉयज फ्रॉम डीआरडीओ, ईसा लैब, जैसे मैंने डाला था, तो वहां पे बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज आ गए जो उस लैब में काम करते हैं। मैंने उनको एक मैसेज फ्रेम किया, बहुत पोलाइटली मैंने उनसे ये बोला कि कैन यू रेफर मी देयर, मतलब क्या आप मुझे रेफर कर सकते हैं उस लैब में, मैं ऐसे ऐसे हूँ, मुझे इंटर्न चाहिए यहाँ पर, समर्स में चाहिए या विंटर्स में, वो आप लिखिएगा, ठीक है। और प्रायर टू, जैसे अगर आपको विंटर्स में चाहिए तो प्रायर टू 6 मंथ्स आपको ये सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि इतना टाइम लग सकता है। वी टेक स्टेप्स बिफोर हैंड, ठीक है। तो आप उस एम्प्लॉयर से बात करेंगे और अपना वो ईमेल भी सेंड कर देंगे, ईमेल का स्क्रीनशॉट जो आपने डायरेक्टर को भेजा है, ठीक है। तो ये आपका काम इजी बना देगा। अब वो जो एम्प्लॉयर है वो जाएगा वहां पे, वो बात करेगा डायरेक्टर से, उसी अपने डायरेक्टर से बात करेगा कि ऐसे ऐसे आपके पास किसी का मेल आया होगा कि आई एम रेफरिंग दिस पर्सन, ही और शी इज केपेबल इनफ टू बी इंटर्निंग हियर, समझ रहे हो। तो ये मींस पूरा लैब में जाके काम करना पड़ेगा, मींस देखो, ऑनलाइन मैंने आई डिड दिस ईयर ओनली, सो बिकॉज ऑफ कोविड प्रिकॉशंस मेरा वर्क फ्रॉम होम हुआ है, मतलब मेरी इंटर्न वाज वर्चुअल, नॉट मतलब, बट आपको जाना पड़ेगा, मतलब जाना इन द सेंस वर्क फ्रॉम होम। आप एक बार लिख दीजिएगा ईमेल में दैट आई विल बी अवेलेबल फॉर वर्क फ्रॉम होम इफ जो भी है। बट अभी तो डीआरडीओ में अभी के लिए आपको बताती हूँ, वो वर्क फ्रॉम होम ही देगा इंटर्न्स को, डीआरडीओ विल नॉट अलाउ अभी कोविड की वजह से, एटलीस्ट। कितने महीने का होता है अराउंड? दैट डिपेंड्स ऑन यू, मतलब मैंने 2 मंथ्स की ली है, ठीक है। 2 मंथ्स की लिया, आप 3 मंथ्स का प्रपोज कर सकते हैं, 1 मंथ का प्रपोज कर सकते हैं, वो आप उसमें लिखिएगा कि आपको कितने डेज का चाहिए, ठीक है। मैम पेड होता है क्या? नो नो नो, सी गवर्नमेंट में आपको कोई नहीं, अगर इफ यू सी द मॉनेटरी बेनिफिट्स देन यू शुड गो फॉर प्राइवेट इंटर्नशिप्स। बट अगर आपको गवर्नमेंट का एक वो चाहिए कि इट इज हाईली रिस्पेक्टेबल, तो उसके लिए आप फिर इट इज नॉट पेड एट ऑल। अकोमोडेशन मिलता है जब अगर हम लोग वहाँ जाते हैं? नहीं, कोई आइडिया? अकोमोडेशन नो 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 नो, सी मेरे को इतना ज्यादा आइडिया भी नहीं है, बट क्योंकि मेरा तो वर्चुअल हुआ था, बट इट इज वर्थ इट, आई मस्ट से, कि मतलब पता लगता है काफी कुछ, ओके मैम, थैंक ये यू। है, आई ठीक है। मीन्स अभी कौन से स्किल्स वो डिमांड में, मीन्स अपने मशीन लर्निंग बोला, और कोई है जैसे वेब डेवलपमेंट या? इसमें डीआरडीओ में या मतलब ऐसे जनरली? यस मैम, डीआरडीओ रिलेटेड, डीआरडीओ। नो सी, कोई स्किल्स की बात नहीं है, बहुत आप ना ये डालना, गूगल पे डालना बेस्ट लैब्स फॉर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट एट डीआरडीओ, ठीक है। बहुत सारी लैब्स आएंगी, हर लैब किसी एक उस पे काम कर रही होती है, जो हमारी फील्ड होती है, ठीक है। तो मैंने मशीन लर्निंग वाली ईसा लैब को चूज किया। बहुत सारी लैब्स होती हैं, कोई क्लाउड कंप्यूटिंग पे कर रही है, कोई साइबर सिक्योरिटी पे कर रही है, कोई अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप लैब्स चूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, वहां पे आपको पढ़ना पड़ेगा आपको कौन सी चूज करनी है, ठीक है। बहुत सारी लैब्स हैं, और मतलब देखना, तुम लोग ट्राई करना। और मैं ये बोल रही हूँ, बट इट इज वेरी इजी टू गेट, अगर तुमने लिंक्डइन पर या कहीं से अपना रेफरेंस ढूंढ लिया, मतलब समझ रहे हो कि तुम्हारे पास एक डीआरडीओ के उसी लैब के अंदर कोई है कि वो तुम्हारा सपोर्ट करे, समझ रहे हो। तो इस चीज को लिंक्डइन के थ्रू तुम लोग यू कैन पोलाइटली आस्क फ्रॉम एनी एम्प्लॉय देयर, बस। और ऑल्सो क्योंकि इट टेक्स टाइम, तो मैं ये कहूंगी कि कहीं और भी अप्लाई करते रहना ऐसे साथ साथ, ठीक है। क्योंकि बहुत बारी होता है कि इफ यू डोंट गेट रिप्लाई बैक और समथिंग, तो आपके पास कुछ और है इंटर्न करने के लिए, ठीक है। इज इट फाइन? और कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? बहुत सारी इंटर्नशिप्स निकलती हैं, यू शुड लाइक लिंक्डइन यूज करा करो, लिंक्डइन पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती हैं फॉर इंटर्नशिप्स, like you'll get knowledge from there। और एक और वेबसाइट है, सुना होगा किसी ने, डेयर टू कम्पीट, सुना है? यस मैम। तो दिस वेबसाइट ऑल्सो, moment. मैं लिख देती हूँ, चैट बॉक्स में लिख दो, खुद लिख देना, आ जाएगी। वो एक इंटर्नशाला है ना, जैसे चैट पे नहीं लिख सकती हूँ मैं, डेयर टू कम्पीट लिखना,
गूगल पे, उस वेबसाइट को फॉलो करो। वहां पर ना बहुत सारी इंटर्नशिप्स अपॉर्चुनिटी मिलती है, वहां पे अपने हिसाब से अप्लाई करते रहो जहाँ पे भी आपका इंटरेस्ट है, तो कहीं ना कहीं से आपको रिप्लाई जरूर आएगा, ठीक है। और ऐसा मैं बोलती हूँ, अप्लाई बहुत सारी जगह करो इफ यू वांट। जैसे अगर आपको इंटर्नशिप नेक्स्ट मंथ चाहिए मान लेते हैं, तो अभी से अप्लाई करना शुरू कर दो। 2 और 3 या तो 2 और 3 जगह पे रोज अप्लाई कीजिए, मतलब डेली अप्लाई 2 और 3 प्लेसेस एट 2 और 3 कंपनीज, ओके। सो you'll get reply and you'll get an amazing internship offer by next month, ठीक है। देखो डेयर टू कम्पीट का आ गए हैं यहाँ पे लिंक, ठीक है। एवरीवन कैन सी दैट, यस और नो? यस मैम। यस मैम। तो यहाँ से बट देखो, जो अप्लाई नहीं करेगा उसको मिलेगी भी नहीं, तो अप्लाई करना शुरू कर दो अभी से इफ यू वांट एन इंटर्नशिप विद इन 1 और 2 months इन फ्यूचर, ओके। चलो, विल मीट टुमारो। और ये 3 क्वेश्चंस इंप्लीमेंट जरूर करना कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर, ओके। यस मैम। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू मैम। हाँ बोलो, थैंक यू मैम। बोलो जयश्री। Platforms like Lead Code and Geeks for Geeks. Jayashree, is it okay? Yeah, Code Chef also, मतलब बहुत सारे हैकर रैंक, एनी प्लेटफॉर्म यू वांट टू, वहां पे जाके डालना। जैसे मैंने आज ट्रांसपोज कराया कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, और उसको सॉल्व कर लेना उस क्वेश्चन को, ओके। ओके, बाय बाय, टेक केयर।